नमस्कार। तो चलिए पता लगाते हैं कि आने वाले साल में हमारी जेब, देश की सड़कें और पूरी इकोनॉमी का भविष्य कैसा दिखने वाला है। हम मिलकर केंद्रीय बजट 2026-27 की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि इसमें हम सबके लिए क्या खास है। तो देखिए, इस बार के बजट का जो सबसे बड़ा थीम है वो बहुत साफ है। यहाँ कोई बड़े चौंकाने वाले सुधारों की बात नहीं हो रही है। फोकस है निरंतरता पर। मतलब जो पहले से चल रहा है उसी को और मजबूत करना है। तो समझिए, इस बार बड़े बड़े ऐलानों की आतिशबाजी नहीं है, बल्कि एक शांत और स्थिर रफ्तार से आगे बढ़ने का प्लान है। तो सवाल अब ये उठता है कि सरकार अपना ध्यान और देश का पैसा आखिर लगा कहाँ रही है। चलिए मिलकर बजट के सबसे जरूरी पिलर्स को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस इंजन की जो हमारी इकोनॉमी को दौड़ाता है, यानी कि हमारा ग्रोथ। देखते हैं कि इस इंजन को फ्यूल देने के लिए, इसे और रफ्तार देने के लिए क्या-क्या योजनाएं हैं। तो फोकस है मैन्युफैक्चरिंग पर, और इसमें भी दो खास खिलाड़ी सामने आते हैं, सेमीकंडक्टर और टेक्सटाइल। देखिए, सेमीकंडक्टर को तो आप हमारी टेक्नोलॉजी का दिमाग समझ सकते हैं, और टेक्सटाइल भाई वो तो नए ट्रेड डील्स के बाद यूरोपियन मार्केट्स में धूम मचाने को बिल्कुल तैयार है। जाहिर है इससे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और नौकरियां भी। और ये बड़ा दिलचस्प है। यहाँ एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है कि कैसे छोटे छोटे टैक्स बदलाव भी कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। जरा सोचिए, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स पर कस्टम्स ड्यूटी हटा दी गई है। इसका मतलब देश में ही हवाई जहाज बनाने की राह अब और आसान हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं एमएसएमईज की, जिन्हें हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। सरकार उन्हें फाइनेंशियल और प्रोफेशनल दोनों तरह से सपोर्ट कर रही है। और ये कॉरपोरेट मित्र वाली पहल तो कमाल की है। इससे छोटे शहरों में जो बिजनेस हैं, उन्हें कानूनी और सरकारी नियमों को पूरा करने में बहुत आसानी होगी। अच्छा, अब आते हैं एक नए और बहुत ही दिलचस्प एरिया पर, ऑरेंज इकोनॉमी। अब ये क्या है? अरे ये वो दुनिया है जिसमें हमारे कंटेंट क्रिएटर्स, डिजाइनर्स और आर्टिस्ट आते हैं। सरकार अब इस क्रिएटिव पावर को भी बढ़ावा दे रही है। और तो और इसके लिए स्कूलों और कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाने का भी प्लान है। तो देखिए, ग्रोथ का इंजन तो ठीक है, लेकिन उस इंजन को दौड़ने के लिए एक मजबूत सड़क भी तो चाहिए, है ना? और बस यहीं पर आता है बजट का दूसरा बड़ा फोकस, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी देश की नींव को और भी ज्यादा फौलादी बनाना। और ये रहा वो नंबर जो सबकी नजर में है, 12.2 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, 12.2 लाख करोड़। ये वो पैसा है जो सरकार लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जैसे कि नई सड़कें, रेलवे लाइनें और पोर्ट्स बनाने पर खर्च करेगी। इसी को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये आंकड़ा वाकई बहुत बहुत बड़ा है। और ये देखिए, ये ग्राफ तो पूरी कहानी ही बता देता है। अगर हम आज के निवेश की तुलना लगभग 10 साल पहले से करें तो ये 6 गुना से भी ज्यादा है। सोचिए, 2 लाख करोड़ से बढ़कर सीधा 12 लाख करोड़ के पार। ये दिखाता है कि ग्रोथ को लेकर कमिटमेंट कितना मजबूत है। लेकिन ये पैसा सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, है ना? ये असल प्रोजेक्ट्स में लग रहा है, जैसे कि सूरत को दानकुनी से जोड़ने वाला एक नया फ्रेट कॉरिडोर, 20 नए नेशनल वाटरवेज और 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो आर्टरीज हैं जो देश की इकोनॉमी में आप कह सकते हैं एक नई जान फूकेंगी। तो ठीक है, ये बड़ी बड़े आंकड़े और योजनाएं तो हो गईं, लेकिन इन सबके बीच सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि एक आम इंसान की जिंदगी पे इसका क्या असर पड़ेगा। चलिए अब बजट के इसी मानवीय पहलू पर नजर डालते हैं। यहाँ सरकार का फोकस कुछ खास ग्रुप्स पर है, जैसे दिव्यांगजनों के लिए एक नई स्किल डेवलपमेंट योजना लाई गई है। साथ ही पूर्वी भारत में मेंटल हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बनाने पर भी खास जोर दिया गया है। अच्छा, अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जिसका सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा। जो लोग विदेश घूमने या पढ़ने जाते हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत है। विदेशी टूर पर लगने वाला टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी टीडीएस, जो पहले 5 से 20% तक था, उसे अब घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है। यानी विदेश यात्रा अब थोड़ी सस्ती हो जाएगी। अब जरा शेयर बाजार की तरफ चलते हैं। यहाँ एक ऐसा बदलाव हुआ है जिसने मार्केट में थोड़ी हलचल मचा दी है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस जैसी जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है, उस पर लगने वाला सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी बढ़ा दिया गया है। अगर आसान भाषा में समझें तो इस तरह की ट्रेडिंग अब थोड़ी सी और महंगी हो जाएगी। तो चलिए अब जरा सरकार की तिजोरी में झांक कर देखते हैं, आखिर ये सारा पैसा आता कहां से है और फिर ये जाता कहां है। अगर हम मान लें कि सरकार की कमाई 1 रुपया है, तो वो कहां से आता है? देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब 24 पैसे उधार और दूसरी देनदारियों से आता है। इसके बाद नंबर आता है इनकम टैक्स का, जहां से 21 पैसे आते हैं।
और फिर कंपनियों से मिलने वाले कॉरपोरेशन टैक्स से 18 पैसे। और अब देखते हैं कि ये 1 रुपया जाता कहाँ है। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 22 पैसे राज्यों को उनके टैक्स के हिस्से के तौर पर दे दिया जाता है। और उसके ठीक बाद दूसरा सबसे बड़ा खर्चा है पुराने कर्जों पर ब्याज चुकाना। 20 पैसे सीधे वहीं चले जाते हैं, जो हमारी इकोनॉमी के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। और ये है वो एक नंबर जो आर्थिक अनुशासन को दिखाता है, 4.3%। ये है हमारा अनुमानित फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा। मतलब सीधा सा है सरकार की कमाई और उसके खर्च के बीच का अंतर, और इसे जितना कम रखा जाए इकोनॉमी के लिए उतना ही अच्छा माना जाता है। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि सरकार इस घाटे को कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। देखिए, कोविड के पीक पर यह 9.2% तक पहुंच गया था। वहां से इसे धीरे धीरे नीचे लाया जा रहा है और अब लक्ष्य इसे 4.3% पर लाने का है। रास्ता बिल्कुल साफ है, घाटे को एक सस्टेनेबल लेवल पर लाना। और इस पूरी सोच को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस एक बयान में समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आर्थिक रास्ते, फिस्कल डिसिप्लिन, सस्टेनेबल ग्रोथ और महंगाई को कंट्रोल में रखने में एक स्थिरता बनाए रखने की कोशिश की है। तो कीवर्ड क्या है? स्थिरता। तो कुल मिलाकर देखें तो इस बजट का सार क्या निकलता है? बहुत साफ है। एक तरफ तो मौजूदा पॉलिसीज को जारी रखकर स्थिरता बनाए रखना है, और दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त पैसा लगाकर भविष्य की नींव को मजबूत करना है। यही है इस बजट की पूरी रणनीति। और अंत में हम इसी बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या ये जो फोकस है बिल्डिंग पर और कंसोलिडेशन पर, यही विकसित भारत का ब्लूप्रिंट है? क्या स्थिरता और निर्माण की यही रणनीति उस बड़े सपने को साकार करने का सही रास्ता है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।